हेलो एवरीवन, दिस इज़ जीरो केमिस्ट्री। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। तो हम लोग यहाँ पर आपके एग्जाम से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन कर रहे थे। आज भी यहाँ पर कुछ और एमसीक्यू क्वेश्चन हम करने वाले हैं। चलिए बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1। प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? आप लोगों को ध्यान रखना है, प्रोटीन संश्लेषण होता है राइबोसोम में। कहाँ पर होता है? राइबोसोम में होता है। बेसिक क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन है, आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? आत्मघाती थैली की बात करेंगे तो यहाँ पर लाइसोसोम को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कोशिका का बिजली घर किसे कहा जाता है? कोशिका का बिजली घर किसे कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, डीएनए का क्रियात्मक खंड किसे कहते हैं? तो डीएनए का क्रियात्मक खंड किसे कहा जाता है? तो डीएनए का क्रियात्मक खंड कहते हैं जीन को। किसे कहा जाता है? जीन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है? तो केंद्रक झिल्ली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है बैक्टीरिया में। किसमें नहीं पाया जाता है? बैक्टीरिया में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग दोनों प्रोकैरियोट तथा यूकैरियोट कोशिकाओं में पाया जाता है? तो प्रोकैरियोट तथा यूकैरियोट कोशिकाओं में कौन सा यहाँ पर से पाया जाता है? तो आपको ध्यान रखना है, कोशिका, यहाँ पर कोशिका भित्ति जो होती है, क्या होती है? कोशिका भित्ति। क्या बात हो रही है यहाँ पर? कोशिका भित्ति। रुको एक मिनट, कोशिका भित्ति नहीं, कोशिका भित्ति नहीं होती। देखो, कोशिका भित्ति तो पादप कोशिका में पाई जाती है, वो भी एक यूकैरियोट कोशिका है। और यहाँ पर बात करें तो इनमें से कोई नहीं आएगा। क्या आएगा? इनमें से कोई नहीं। ठीक है, सही कर लेना इसको, इनमें से कोई नहीं है। तो यहाँ पर उनमें कोशिका झिल्ली पाई जाती है, कोशिका भित्ति नहीं, कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली की बात करेंगे अगर हम, तो कोशिका झिल्ली सभी के पास पाई जाएगी। कोशिका झिल्ली जो होती है, जिसको क्या कहते हैं हम? सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, वो सबके पास पाई जाती है। कोशिका भित्ति सबके पास नहीं पाई जाती है। ऐसे यहाँ पर सी भी सबके पास नहीं पाया जाएगा, केंद्रक भी नहीं पाया जाएगा। ठीक है, तो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस जिसकी बात करते हैं, सुपरिभाषित केंद्रक, वो कुछ कोशिकाएं होती है, प्रोकैरियोट में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 7th, जीव द्रव्य होता है। जीव द्रव्य की बात करेंगे तो कोशिका द्रव्य और केंद्रक दोनों को मिला के क्या बनता है हमारे पास? जीव द्रव्य बनता है। ठीक है, तो कोशिका द्रव्य यानी कि क्या हुआ? कोशिका द्रव्य जिसको कि हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? सेल, रुको यार एक मिनट, क्या कहते हैं? सेल, हाँ साइटोप्लाज्म कहते हैं यार, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, कोशिका द्रव्य और केंद्रक, तो इन दोनों को मिलाकर क्या बनता है? प्रोटोप्लाज्म बनता है। ठीक है, जीव द्रव्य बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो कोशिका भित्ति किस में पाई जाती है भाई? तो कोशिका भित्ति पाई जाती है पादप कोशिका में। किस में पाई जाती है? पादप कोशिका में पाई जाती है, सेल वॉल जिसको कहते हैं। अब पादप कोशिका भित्ति की जब हम बात करते हैं तो ये किससे बना होता है मुख्यतः? तो यहाँ पर ये बना होता है सेल्यूलोज का। किसका बना होता है? सेल्यूलोज का बना होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्रोमोसोम बने होते हैं, किस चीज़ के बने होते हैं वो हमको देखना है। तो क्रोमोसोम्स जो हैं वो बने होते हैं आपके पास डीएनए से और प्रोटीन से, यानी कि डीएनए प्रोटीन दोनों से। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, राइबोसोम पाए जाते हैं। तो राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण के लिए उत्तरदायी होते हैं, और ये कहाँ पर पाए जाते हैं? तो आपको ध्यान रखना है, ये अंतर्द्रव्य जालिका में पाए जाते हैं। और कौन से अंतर्द्रव्य जालिका में? खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका में, जिसको कि हम कहते हैं यहाँ पर कौन सा? यहाँ पर RER। यहाँ पर ये स्मूथ है, ये फर्स्ट ऑप्शन में इसने चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिखा हुआ है। हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास क्या है, निम्नलिखित में से किस अंगक में अपना डीएनए तथा राइबोसोम पाया जाता है? ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो हमारे पास कौन होता है? माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी अपना डीएनए और राइबोसोम होता है, साथ ही साथ प्लास्टिड जो हैं इसके पास भी अपना डीएनए और राइबोसोम होता है। तो यहाँ पर सी और डी इसके दोनों के दोनों राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर इसको देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 13, एटीपी का निर्माण कहाँ पर होता है? तो एटीपी का निर्माण आप लोगों को ध्यान में रखना है, एटीपी का निर्माण होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ पर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और एटीपी का फुल फॉर्म क्या होगा? तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या नाम होगा इसका? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसका नाम होगा। क्वेश्चन नंबर 14, आंसर नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, जंतु कोशिका को शक्कर के तनु विलयन में रखने पर कोशिका क्या होगी? तो यहाँ पर आप लोगों को इससे ध्यान में रखना है,
तो यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसने तनु विलयन कहा है। क्या कहा है? तनु विलयन कहा है। और जब भी तनु विलयन में क्या होगा, जंतु कोशिका को रखा जाएगा तो वो हमेशा फूल जाएगी। क्या होगा? वो हमेशा फूल जाएगी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, यहाँ पर 16 वाला देखते हैं। यदि कोशिका को ऐसे माध्यम विलयन में रखा जाए जिसमें कोशिका के अंदर बाहर जल की सांद्रता बराबर हो तो कोशिका पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखो ऐसे यहाँ पर बात होने वाली है कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि यहाँ पर क्या नहीं होगा, यहाँ पर परासरण की प्रक्रिया नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, हमने सेम कंसंट्रेशन, यानी कि उस सेम जैसे सेल का कंसंट्रेशन होता है, सांद्रता होती है, वैसे ही विलयन में उसको रख दिया गया है। तो इससे उसके आकार पे कोई परिवर्तन नहीं होगा। बट जब हमने तलु विलयन रखा था तो वहाँ पर वो फूल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि कवच रहित अंडे को शुद्ध जल में 5 मिनट के लिए रखा जाए तो अंडे पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आप लोगों को यहाँ पर ध्यान में रखना है कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, अंडा फूल जाएगा। क्या हो जाएगा? अंडा फूल जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। यदि कवच रहित अंडे को नमक के सांद्रित विलयन में रखा जाए तो अंडा सिकुड़ जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो है, क्योंकि लिया गया जो नमकीन विलयन है वो कैसा है, उसको हमको ध्यान में रखना है। तो आपके पास जो विलयन रहने वाला है वो रहता है अति परासरणदाबी विलयन। कैसा रहता है? अति परासरणदाबी विलयन। तो अति परासरणदाबी विलयन में ही आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर अंडा सिकुड़ जाएगा। जब यहाँ पर कैसा रहेगा, अल्प परासरणदाबी विलयन रहेगा तो आपको देखने को मिलता है कि अंडा फूल जाता है। तो अल्प परासरणदाबी में अंडा फूल जाएगा, अति परासरणदाबी में अंडा क्या हो जाएगा, यहाँ पर सिकुड़ जाएगा। और जब समपरासरी विलयन होता है तो उस टाइम पे उसके आकार पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर आपके पास कोशिका सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? कोशिका सिद्धांत की बात हो रही है, किसके द्वारा दिया गया था? तो ये स्लेडन एंड स्वान के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? स्लेडन और स्वान के द्वारा दिया गया था। निम्नलिखित में से एक कोशिकीय जीव कौन है? पैरामीशियम, मछली, मशरूम या पादप? तो ध्यान रखेंगे, पैरामीशियम एक कोशिकीय जीव है। अमीबा भी यहाँ पर आपको दे सकता था, वो भी एक कोशिकीय जीव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विसरण में पदार्थ की गति होती है, तो विसरण में पदार्थ की गति किधर से किधर होती है? तो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर, निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर, या सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। तो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर क्या होती है, गति होती है विसरण में पदार्थ की। ठीक है, और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कोशिका में स्थित जैविक पदार्थ को क्या कहते हैं? कोशिका में स्थित जैविक पदार्थ को यहाँ पर कहा जाता है जीव द्रव्य। क्या कहा जाता है? जीव द्रव्य कहा जाता है, प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास यहाँ पर है कि कोशिका में स्थित जैविक पदार्थ को जीव द्रव्य किसने कहा? ठीक है, तो ये कहा गया था जेई पुरकिंजे द्वारा। किसके द्वारा कहा गया था? जेई पुरकिंजे द्वारा कहा गया था। जो जीव द्रव्य है कोशिका के अंदर पाया जाने वाला जैविक पदार्थ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर यहाँ पर देखें हम हमारे पास, तो कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो सबको पता है रॉबर्ट हुक द्वारा की गई थी, लेकिन वो मृत कोशिका खोजी गई थी। भले ही कोशिका पूछा जाए तो भी आपने रॉबर्ट हुक लगा के आना है, चाहे मृत कोशिका बोला जाए तो रॉबर्ट हुक लगा के आना है। बट अगर आपसे जीवित कोशिका की बात की जाएगी तब आप ल्यूएन हॉक यहाँ पर टिक करके आएंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये कुछ क्वेश्चन थे आपके। अभी आपके पास कुछ और क्वेश्चन है, जैसे एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? तो आप लोगों को पता है उसको ऊतक कहा जाता है। रक्त क्या होता है? तो रक्त एक संयोजी ऊतक है। रक्त क्या है? एक संयोजी ऊतक होता है। निम्नलिखित में से कौन संयोजी ऊतक नहीं है? तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर अस्थि भी एक संयोजी ऊतक है, उपास्थि भी, रक्त भी। बट यहाँ पर जो कंकाल पेशी है ये एक संयोजी ऊतक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाला ऊतक, मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं? तो उसको क्या कहा जाता है? यहाँ पर टेंडन कहा जाता है। तो ध्यान रखेंगे, मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने के लिए जो ऊतक होता है उसको टेंडन कहा जाता है। और लिगामेंट किसको कहा जाता है? जो हड्डी से हड्डी को जोड़ता है। लिगामेंट क्या होता है? जो हड्डी से हड्डी को जोड़ता है वो ऊतक लिगामेंट कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर, वह ऊतक जो द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, क्या बात हो रही है? द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी ऊतक का नाम बताना है हमें।
तो बहुतक जो द्वितीय वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है वो है आपके पास कैम्बियम, इसको बोलते हैं कैम्बियम। ठीक है, कैम्बियम, तो इसको वेस्कुलर कैम्बियम बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एक वृक्ष के आयु का पता किसके द्वारा लगाया जा सकता है? तो यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात क्या है, तो एक वृक्ष की आयु का पता लगाने के लिए वार्षिक वार्षिक वलयों की गिनती करी जाती है, जिससे कि इसके आयु का पता लगाया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, सबसे अधिक पाया जाने वाला स्थायी ऊतक है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपके लिए यहाँ पर होने वाला है पेरेनकाइमा। पेरेनकाइमा सबसे अधिक पाया जाने वाला स्थायी ऊतक है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, साष्ट किस ऊतक को कहा जाता है? ठीक है, साष्ट किस ऊतक को कहा जाता है, ये हम देखने वाले हैं। तो देखो भाई, ये साष्ट नहीं है, ये है बास्ट। बास्ट किस ऊतक को कहा जाता है? जी सही नाम है, कुछ ज़्यादा ही है। तो देखो भाई, फ्लोएम को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? बास्ट फ्लोएम को कहा जाता है। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे इसको। ये कुछ क्वेश्चन थे आपके पास सेल और ऊतक से रिलेटेड, कोशिका और ऊतक से रिलेटेड। अब इससे आगे जो क्वेश्चन होंगे उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक मैं और क्वेश्चन ढूंढता हूँ आपके लिए। तब तक के लिए आप लोग इसी तरीके से पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।